1 मिनट या 2 मिनट के अंदर ही वो हादसा हो गया। तो ये इसमें क्या पॉसिबिलिटी लगती है आप? एक सर्टिफाइड एयर ट्रैफिक कंट्रोल नहीं था, जो सामान्यतः आप किसी एयरपोर्ट पर देखते हो। और 1 मिनट बाद वो क्रैश हो गया। तो जब उन्होंने कहा कि मुझे दिख रहा है और फिर कहा नहीं दिख रहा है और जहाज़ का क्रैश हुआ। टेबल टॉप रनवे है, क्या वहाँ पे स्थिति बनी हुई? चूँकि एक हवाई पट्टी थी जो कि प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल हो रही थी, उसके सुगम सुचारू संचालन के लिए लोकल व्यवस्था थी। शायद कुछ प्रशासनिक प्रेशर उसके ऊपर रहा या वीवीआई का प्रेशर रहा हो। जो परिस्थितियाँ थीं उस समय और उस समय ऐसा उनके साथ हो गया हो, इसको हम अमान्य नहीं कर सकते। एट द 11th आवर सुमित कपूर को एज ए पायलट इस जहाज पे भेजा गया। डिसिप्लिन अगर आप रखते हैं तो वो परिस्थितियों से आप पार पा सकते हो, और यदि डिसिप्लिन खो जाता है तो फिर हम इस प्रकार की दुर्घटनाएं देखते हैं। नमस्कार, मैं हूं गणेश साकरले और आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज़। 28 जनवरी को बारामती में हुए विमान हादसे को लेकर तरह तरह की शंका कुशंकाएं व्यक्त की जा रही है। कोई इसे हादसा करार दे रहा है तो कोई इसे साजिश बता रहा है। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो इस मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग तक कर डाली है। उनके सुर में सुर मिलाते हुए भाजपा विरोधी दलों के नेताओं ने भी ऐसे ही बात कही है। हालांकि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन हमारा मकसद इस हादसे की हकीकत तक पहुंचने का है। आखिर यह हादसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण थे, और क्या यह पायलट का एरर था या बैड वेदर था। इन सारे सवालों के जवाब हमारे बीच मौजूद हैं स्टूडियो में। मध्य प्रदेश के सबसे भरोसेमंद पायलटों में से एक, वीवीआईपी के विश्वसनीय पायलट रहे कैप्टन अनंत सेठी। सेठी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हम आपके माध्यम से इस पूरे बारामती हादसे को डिकोड करने की कोशिश करेंगे, और कुछ हमारे सवाल हैं हमारे दर्शकों को भी आप बताइए कि किस तरह की दिक्कत परेशानी वहाँ हुई होगी, वेदर के कारण पायलट की क्या गलती रही होगी, या क्या वहाँ पे और क्या संभावित कारण हो सकते हैं। थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। सर, ये थोड़ा सा आप समझाइए हमारे दर्शकों को कि ये जो घटना घटी है इसमें क्या संभावना हो सकती है, क्या इसमें हुआ होगा। उस समय वेदर विजिबिलिटी बहुत कम बताई जा रही है, तो थोड़ा सा आप समझाइए सरल भाषा में हमारे दर्शकों को कि वो क्या हो सकती संभावना है, क्योंकि आपका तो 2.5 दशक का अनुभव है। आपने मध्य प्रदेश के वो तमाम दिग्गजों को सुरक्षित हवाई यात्रा कराई है, सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाया है, सुरक्षित उनको गंतव्य से घर तक पहुंचाया है। तो मैं नहीं समझता कि मध्य प्रदेश में कोई ऐसा दिग्गज रहा होगा, चाहे वो अर्जुन सिंह हो, चाहे माधवराव सिंधिया, श्यामाचरण शुक्ल हो, विद्याचरण शुक्ल, दिग्विजय सिंह हो या शिवराज सिंह। मेरे ख्याल है कोई भी मध्य प्रदेश की ऐसी हस्ती नहीं होगी जिसको आपने सुरक्षित गंतव्य तक ना पहुंचाया हो। तो इसलिए हम आपकी 2.5 दशक की जो अनुभव है इसका पायलट के रूप में, उसके अनुभव के आधार पर आप थोड़ा सा हमको इसका बताइए, व्याख्या दीजिए इसकी। तो सर्वप्रथम साकले साहब, आपको और आपके दर्शकों को मेरी तरफ से प्रणाम। और जो आपका मूल प्रश्न है कि इस दुर्घटना के प्रथम दृष्टया क्या कारण हो सकते हैं, तो अभी जो जानकारी पब्लिक डोमेन में है और जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य जो कि फिर पब्लिक डोमेन में है, देखकर ये ऐसा लगता है कि जो दृश्यता, जो आम भाषा में हम लोग विजिबिलिटी के रूप में बोल रहे हैं, वो एक इसका एक मुख्य कारण लगती है, कंट्रीब्यूटरी फैक्टर भी। और विजिबिलिटी को सामान्य जन को समझने के लिए ये वह दूरी है जो सामान्य व्यक्ति अपनी आँखों से कितनी दूर तक देख सकता है। जी हाँ। और एविएशन में ये दृश्यता 3 प्रकार की होती है। हॉरिजॉन्टल, जब ज़मीन पे खड़े होकर आप सीधे सामने देखें जी। दूसरी वर्टिकल, जो ऊपर से और ज़मीन की तरफ देखें जी। और तीसरी जो पायलट जिसका अनुभव करता है, जिसे स्लांट विजिबिलिटी कहते हैं, जो एक एंगल पे होगी विमान से ज़मीन की तरफ। जी। तो यहाँ पर जो सूचित किया जा रहा है कि विजिबिलिटी 3000 मीटर थी, और उसके साक्ष्य जो है वो तो दुर्घटना के जब इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाएगा
उसके बाद प्रमाणित रूप से कही जा सकेगी। और आप जैसा जानते ही हो कि बारामती में विमान प्रशिक्षण के 2 केंद्र चालू थे, तो प्रशिक्षु पायलट्स को विमान उड़ाने के लिए आपस में सामंजस्य बनाने के लिए उनके ही प्रशिक्षु पायलट अपने साथियों को मूल रूप से हवा की गति और दिशा, विंड डायरेक्शन, स्पीड और विजिबिलिटी, दृश्यता, जो मूल रूप से विमान को उतारने के लिए आवश्यक होती है। तो जो इस विमान दुर्घटना में कहा जा रहा है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल या एटीसी के माध्यम से जो जानकारी दी गई थी, उसका जो तथ्य है वो यह है कि वहाँ पे एक वैलिड, एक सर्टिफाइड एयर ट्रैफिक कंट्रोल नहीं था, जो सामान्यतः आप किसी एयरपोर्ट पर देखते हो। चूँकि एक हवाई पट्टी थी जो कि प्रशिक्षण के लिए जी हाँ। इस्तेमाल हो रही थी, उसके सुगम सुचारू संचालन के लिए लोकल व्यवस्था थी। यानी ये हम कह सकते हैं कि वहाँ एटीसी का कोई, वहाँ पे एटीसी का कोई, ना तो कोई टावर था, ना एटीसी की कोई व्यवस्था थी। एक वहाँ पे जो फ्लाइंग क्लब है उन्हीं के बंदों के हवाले ये सब व्यवस्थाएं थी वहाँ की, मूल रूप से 2 जानकारी देने के जी लिए, हाँ। विजिबिलिटी की और हवा की, जो कि लैंडिंग के लिए आवश्यक होती है। तो ये बताइए, आगे ये समझाइए कि जैसे मान लो उन्होंने जो विजिबिलिटी बताई 800 से 3000 मीटर की, तो क्या ये एथेंटिक हो सकती है? हो सकता है कि जो अगर वहाँ पे इसके पूरे इक्विपमेंट लगे होते और इक्विपमेंट होते तो विजिबिलिटी हो सकता है कि एथेंटिक आती है। तो उन्होंने एक अपने जो भी उनका मैकेनिज्म होगा उस समय, उसके आधार पे बताई है। तो क्या लगता है आपको उसमें? तो जो मैं समझ पा रहा हूँ, आगे जानना चाहते हैं कि विजिबिलिटी का प्रमाणिक आधार क्या है। जी हाँ। तो प्रमाणिक आधार जो अभी हम बात कर रहे हैं उससे स्पष्ट हुआ है कि अगर एयर ट्रैफिक कंट्रोल हो तो वहाँ पर उसके लिए संबंधित उपकरण होते हैं जो आपको वास्तविक जानकारी विजिबिलिटी की, हवा की और ये सब देते हैं। लेकिन जब विमान ऐसे एयरपोर्ट पे जो कि जाते हैं, जिसे आप अनकंट्रोल्ड एयरपोर्ट के रूप से जानते हैं या एयर स्ट्रिप के तौर पे जानते हैं, वहाँ चूंकि कोई ज़मीन पर सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, एटीसी ना होने के कारण, एयर ट्रैफिक एयरपोर्ट ना होने के कारण, इसलिए यह जिम्मेदारी पायलट इन कमांड के ऊपर होती है। क्योंकि अब वो जिन नियमों का पालन कर रहा है, ये भी पब्लिक डोमेन में है, विजुअल फ्लाइट रूल्स कहा जा रहा है। विजुअल देखना, फ्लाइट उड़ान रूल्स, दृश्यता, आंखों से जो देख सके जितनी दूरी पे, और आप विमान को ज़मीन से अलग रख सको, तो ये जिम्मेदारी पायलट इन कमांड की है। सर, इसमें एक बात और आ रही है निकल करके कि जब वो वहाँ से चले और बारामती पहुँचे पायलट, तो पायलट को विजिबिलिटी कम लगी। तो वहाँ पे जो बंदे थे उन्होंने पूछा भी उनसे पहले कि आपको रनवे दिख रहा है कि नहीं। उन्होंने कहा नहीं दिख रहा। फिर उनको गो अराउंड का कहा गया, उन्होंने फिर चक्कर लगाया उसका, बारामती एयरपोर्ट का। उसके बाद दोबारा उनसे पूछा गया तो दोबारा उन्होंने हाँ कहा, पर उसके बाद जब उनको लैंडिंग की परमिशन मिली, लैंडिंग के लिए उन्होंने कोई कन्फर्मेशन नहीं दी और विदिन शायद 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर ही वो हादसा हो गया। तो ये इसमें क्या पॉसिबिलिटी लगती है आप? देखिए, एक तथ्य तो बड़ा स्थापित है कि पहली दफ़े जब विमान आया तो उसने रनवे से अपने आप को अलाइन करने की कोशिश की, और किसी एक जगह पे आके जब उनको लगा कि मैं सुरक्षित रूप से नहीं उतर सकता, तब उन्होंने गो राउंड किया। गो राउंड मूल रूप से वापस जहाज को ऊंचाई पर ले जाना, उस प्रक्रिया को गो राउंड कहते हैं। जी हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि संभवतः उस किन्हीं क्षणों में पायलट को रनवे या रनवे के आसपास का एनवायरनमेंट दिखा होगा, जिसने उसे प्रेरित किया कि मैं जो इस दफ़े कमी रह गई है इस अप्रोच में, उसको ठीक करके और अगली बार आऊँ। और ये एक सामान्य प्रक्रिया है, गो राउंड करके 2 बार या 3 बार आना, ये एक एक्सेप्टेड प्रैक्टिस है एविएशन में। यहाँ पर संभवतः उन्होंने ऐसा ही किया। दूसरी बार में भी जैसा आपने बताया कि पहली बार में एटीसी ने पूछा उनको जानकारी देने के बाद कि आपको रनवे दिख रही है, उन्होंने नकारात्मक जवाब दिया। और अगली बार जब एटीसी ने पूछा आपको दिख रहा है, शुरू में उन्होंने ना कहा और फिर अंतिम क्षणों में कहा कि रनवे इज इन साइट, और उसके पश्चात एटीसी ने उनको उतरने के लिए कहा।
जिसका जवाब हाँ जहाज की तरफ से नहीं नहीं गया, और 1 मिनट बाद वो क्रैश हो गया। और ये लगभग वही समय था जब वो विमान को संभवतः रनवे से अलाइन करने का प्रयास कर रहे थे जब ये दुर्घटना हुई। यानी रनवे दिखा, एटीसी ने उनको परमिट किया, पर इसके पहले कि वो उसका जवाब दे सकते ये दुर्घटना हुई। एग्जैक्टली दुर्घटना क्यों हुई, क्या कारण रहे, ये अभी कहना इसलिए मुश्किल है क्योंकि जांच चल रही है। लेकिन इसके एग्जैक्ट कारण, और एग्जैक्ट से आई मीन वास्तविक कारण का पता इसलिए लगेगा कि इस विमान में डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जिसे आप DFDR के तौर पे जानते हैं, और CVR कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, कॉकपिट में जो आपस में बातचीत ATC से या आपसी जहाज में जो बात होती है वो रिकॉर्डेड है। और वो जांच जो दल है इस दुर्घटना की जो समीक्षा कर रहे हैं, उनको ये दोनों उपकरण सुरक्षित मिल गए। तो जहाँ विमान के दुर्घटना होने का क्या कारण रहा, इसका एग्जैक्ट पता जरूर लगेगा। नहीं, प्रारंभिक जांच रिपोर्ट तो मेरे ख्याल है ब्लैक बॉक्स जो मिला है, इनिशियल रिपोर्ट जो है जी, वो तो शायद प्रारंभिक जांच तो आ जाएगी रिपोर्ट उसकी, मगर डिटेल जांच तो आप मान के चलिए कि 2 साल 3 साल से पहले क्या आएगी। हमने पुराने हादसों की जो हमारा अनुभव है हम सभी लोगों का, तो क्या लगता है आपको कि 2-3 साल से पहले क्या आएगी इसकी जांच? आपने जो बात कही वो तथ्यात्मक है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड का जो इतिहास रहा है जी वो इतना गौरवशाली तो नहीं है। एक्सीडेंट होने के बाद में उन्होंने रिपोर्ट समय पे दी, और संभवतः उसका एक कारण ये भी है कि कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। और समय सीमा निर्धारित न होने का कारण ये भी है कि जब तक जांच पूरा ना हो जाए, आप उसको एक समय के अंदर पूरा करने के लिए किन्हीं तथ्यों को छोड़ दे या छूट जाए या आपकी निगाह में नहीं आए या कोई बताए नहीं, मेरे समझ से इन वजह से उसमें समय सीमा निर्धारित नहीं की है। पर कुछ तो सेल्फ डिसिप्लिन अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दिखाना पड़ेगा। और ख़ास करके ये विमान का एक एक्सीडेंट 2023 में भी हुआ, जिसकी जांच रिपोर्ट अभी आपने जैसा बताया अभी तक भी प्रतीक्षित है। तो ये उम्मीद करें, बल्कि शायद जो संबंधित पार्ट्स दैट भी हैं वो इसके लिए एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड को प्रेरित करेंगे कि जांच रिपोर्ट जल्दी से जल्दी आए। अच्छा, ये आप 2.5 दशक तक मध्य प्रदेश सरकार के पायलट रहे हैं और वहाँ से आपने डायरेक्टर एविएशन तक का सफ़र तय किया है, आपका दीर्घ अनुभव है, आप BSF की कई जांच एजेंसियों में, जांच कमेटियों में भी रहे हैं, और ये पूरा का पूरा दोष मना जा रहा है पायलट के ऊपर, क्योंकि जो इसकी रन करने वाली कंपनी है, उसका जो जनरल एविएशन की जो कंपनी है, उसने पायलट को दोष दे दिया कि भाई टेक्निकल कोई खामी नहीं थी। उसने मतलब यानी बिना जांच रिपोर्ट आए ब्लैक बॉक्स मिलने के पहले उन्हें बोल दिया है। तो इसमें पायलट कितना जिम्मेदार हो सकता है आपके हिसाब से? तो BSF का ये जहाज दिसंबर 2015 में क्रैश हुआ जी, और भारत सरकार ने उसकी जांच के लिए एक दल गठित किया, जिसमें ऑपरेशंस मेंबर के नाते जी, मुझे अपना काम करने का मौका मिला। जी। तो सर, इसमें एक बात निकल के आ रही है कि जो VVIP के पायलट रहते हैं, आपने तो मेरे ख्याल है सैकड़ों VVIP को जो है लेकर गए हैं और लेकर आए हैं सुरक्षित। और क्या पायलट पे किसी तरह दबाव होता है क्या कि VVIP रहता है तो उतारना ही है जहाज़, मुझे पहुंचना ही है मुझे वहाँ, क्या रहता है? और कितना उसको जोखिम, या इसमें लगता है इस मामले में कि उस पायलट ने कुछ ज़्यादा जोखिम उठा लिया जो उसको नहीं उठाना चाहिए था? आपके प्रश्न का उत्तर मैं 2 बिंदुओं पे देना चाहता हूँ। पहला तो ये कि पायलट इन कमांड के तौर पे आप मानसिक रूप से इस तरीके से प्रशिक्षित होते हो, या मानस अंततः इस प्रकार बन जाता है कि मुझको सुरक्षित रूप से विमान को जी उतारना है, लेकर जाना है। इस प्रकार की संभावना लगभग नगण्य है जहाँ पायलट किसी गंतव्य पे जाए यह सोच के कि मुझे वहाँ नहीं पहुँचना है। जी, और दूसरा कि VIP द्वारा क्या दबाव रहता है, जी, तो कई बार वो दबाव अप्रत्यक्ष रूप से या स्वजनित भी होता है। जैसे यदि आप किसी मेधावी बच्चे को देखें, जी, वो अपने ऊपर इम्तहान में अच्छे नंबर न ला पाने की वजह से कई ऐसे कदम उठा लेता है मतलब जो स्वतः प्रेशर में रहता है। ये मतलब कहने का मतलब कि
वो सेल्फ इतना प्रेशर में आ जाता है किसी की प्रेजेंस किससे, ऐसा ऐसा मतलब ये माने अपन। ये इसको पूरी तरीके से नकारना सही नहीं होगा। सही नहीं है। अच्छा, ये भी आप एक बात निकल के आ रही है कि यानी पायलट जो है, कोई कहा जा रहा है कि भाई पायलट ने पहले कहा कि भाई हमें दिख रहा है, फिर ऐसा भी लग सकता है कि कोई उन्होंने गलत रीड कर लिया हो या गलत उनको विजिबिलिटी की वजह से कोई नेशनल हाईवे को उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया हो या किसी और चीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया हो, जिस तरह का वहाँ टेबल टॉप का वो हो है। तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप ये स्क्रीन पर ज़रा समझा दीजिए कि क्या वहाँ का स्थिति रही होगी, संभावित जो है ना। ये तो डिटेल तो आपकी जांच के बाद ही आएगा, मगर एक दर्शकों को समझने के लिए कि भाई किस तरह की वहाँ परिस्थिति रही होगी, क्या उन्होंने कैसे वहाँ संघर्ष किया होगा, थोड़ा सा ये बता दीजिए जरा आप। तो बारामती और महाराष्ट्र के उस इलाके में जी हाँ। मौसम जो इस समय रहता है, जी जबकि नमी है और अभी खेतों में पानी है, उसकी वजह से ज़मीन से थोड़ी ऊंचाई पर से शीट क्लाउड के तौर पे जाना जाता है। तो पायलट जब उस लेयर के ऊपर है जी तब तक तो उसको रनवे साफ दिख रहा होता है या रनवे के कुछ अंश दिख रहे हैं जी पर जब नीचे उतरते समय विमान उस लेयर के अंदर आता है जी तब थोड़ी देर के लिए जो वो ज़मीन है वो उसके दिमाग निगाह से ओझल हो जाती है। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि ऊपर से जो है वो साफ दिख रहा था और करीब आने के बाद वो थोड़ा और धुंधला हो गया या अस्पष्ट हो गया, ये कह सकते हैं अपन। तो स्लांट विजिबिलिटी में यही फ़र्क आता है कि जो चीज़ आपको रनवे पे उतरते समय शुरुआत में कम हो, जी वो शीट क्लाउड के बीच में, उस कोहरे के बीच में आते समय वो न दिखे और नीचे उतरने के बाद पुनः दिखने लगे। तो जब उन्होंने कहा कि मुझे दिख रहा है और फिर कहा नहीं दिख रहा है और जहाज का क्रैश हुआ, जी तो ये कारण है और ये बड़ा एक्सेप्टेड फिनोमेना है उस एरिया के अंदर वेदर रिलेटेड। तो ये थोड़ा सा इसमें समझाएंगे थोड़ा सा कि टेबल टॉप रनवे है, क्या वहाँ पे स्थिति बनी हो। यहाँ पर जैसा आप देख रहे हो कि रनवे की जो शुरुआत है, ये रनवे 11 का शुरुआत है जो कि हमें स्क्रीन के मॉनिटर के राइट लोअर कॉर्नर पे दिख रहा है और उसके यहाँ जहाँ आपके अंगूठा है और उसके नीचे का जो हिस्सा है जी वो जगह जिसे आप टेबल टॉप कह रहे हो, जी दरअसल ये जो टेरेन है, ये हिस्सा चूंकि ढलान पे है तो रनवे को हाँ तो रनवे को समतल दिखाने की वजह से इस जगह को उठाया गया। नतीजा ये हुआ कि रनवे 11 जहाँ पे आप जेब्रा की तरीके से लाइनें देख रहे हैं, वो हिस्सा आसपास के हिस्से से थोड़ा ऊंचा है और ये नीचे जो हिस्सा रह गया है उसकी वजह से जिसको टेबल टॉप कहा जा रहा है। उसके बगल में जो काला रंग का धब्बा दिख रहा है, ये संभवतः विमान का मलबा है जो एक्सीडेंट के बाद हुआ है। टेबल टॉप रनवे में जो पायलट को परसेप्शन का फ़र्क आता है वो ये है कि जब रनवे और रनवे के बाद की ज़मीन उसके समानांतर होती है तो थर्ड डायमेंशन जो है जहाज का वो क्लियरली विजिबल रहे। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो लगभग 3 चीज़ एक साथ हो रही थी। पायलट जो है वो रनवे के साथ जहाज को अलाइन करने की कोशिश कर रहे थे। कोहरे की वजह से कभी रनवे दिख रहा था या नहीं दिख रहा था और साथ ही साथ जो डेप्थ परसेप्शन है इस रनवे के पहले का इलाका नीचे होने की वजह से वो इसका स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट है इसको मेरे ख्याल है कि उन्होंने एसेस करने में शायद कुछ गफलत हो गई या क्या कहें इसको। मैं तो आपको उस बारे में बता रहा हूँ कि जो टेबल टॉप के बारे में आपने कहा कि यदि रनवे और उसके आसपास का इलाका उसी समतल होता तो वो सामान्य परिस्थिति। यहाँ पे चूंकि ये इलाका थोड़ा सा नीचे है तो इसलिए जो जगह पायलट को नीचे डायरेक्टली नीचे दिखती है वो सडनली रनवे पे आने के बाद ऊपर दिखने लगती है। यही टेबल टॉप फिनोमेना है। तो 3 चीज़ों का यहाँ पर आप समावेश देख रहे हैं, विजिबिलिटी कम या साथ ही साथ कोहरा जिस उसका मूल कारण था, टेबल टॉप रनवे और ये दूसरी बार जहाज को अलाइन करके लैंड करने का प्रयास, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये मालूम था कि वीआईपी को आगे भी अपने कार्यक्रमों में जाना है। तो ये जहाज ये उड़ान मेरे लिए
कितनी आवश्यक है। सर ये भी तो एक हो सकता है कि पायलट को जब गो अराउंड कहा पहली बार में नहीं दिखा तो वो आसपास कहीं शिफ्ट कर जाता है क्या, इतना ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। इसमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि शायद कुछ प्रशासनिक प्रेशर उसके ऊपर रहा या वीवीआई का प्रेशर रहा हो, तो वो गो अराउंड के बाद भी फिर उसने वापस ढूंढने की कोशिश करी, वापस उसने ये जानने की प्रयास किया कि ये दिख रहा है, फिर उसने बोला दिख रहा है ये, तो ये एक कारण नहीं लगता। सामान्यतः पहली बार गो राउंड करने के बाद ये लगभग तय मानिए कि पायलट को कुछ ना कुछ इलाका, कुछ ना कुछ क्लू जमीन पे मिलता है। अवश्य मिलते हैं। हर बार मिलते हैं ये कहना सही नहीं होगा, पर जरूर मिलते हैं। और इसलिए इस बार इस अप्रोच में क्या कमी रह गई या इसमें और क्या सुधार करके मैं अगली बार आऊँ, ये चीज़, ये मंथन दिमाग में हमेशा रहता है। क्या कोई इसमें तकनीक खामी हो सकती है क्या, जिस तरह से वो एकदम क्रैश हुआ है और उसका नोज जो है चला गया है, आगे का हिस्सा पूरा चला गया है और लेफ्ट वाला पूरा एकदम, जो क्या कहते हैं एरोडायनेमिक, क्या कहते हैं आपकी टेक्निकल भाषा में, आई डोंट नो कि क्या है, जो हम हिंदी में बोल सकते हैं कि लेफ्ट वाला पंख जो है उसका उड़ गया है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जब नीचे ज़्यादा आ गया हो जहाज़ और जब एकदम से उसको लगाओ कि नहीं नहीं ये तो मेरा असेसमेंट गलत हो रहा है या मैं गलत जगह लैंड कर रहा हूँ, जल्दबाजी में उसने टर्न लिया हो और टर्न लेने के जो है बाद ये टर्न लिया तो स्पीड कम हो ही जाती है नेचुरली, तो वापस उसको जो है वो उतना नहीं मिला और वो वापस उठ नहीं पाया और जाके क्रैश हो गया। क्या ऐसी आशंका लगती है आपको, कैसी संभावना लगती है? जहाँ तक आपने टेक्निक की बात कही तो पायलट काफ़ी अनुभवी पायलट थे जी हाँ। और ये जानकारी सामने भी है। स्पेसिफिकली जो टेक्निकल एस्पेक्ट है, लियरजेट जो विमान है ये अपनी गति के लिए जाने जाते हैं। जी हाँ। पैसेंजर श्रेणी में भी इनको सिविल फाइटर भी माना जाता है। यानी गति इन विमानों की, जो इन जहाज़ों को बिल लियर ने बनाया था तो यही उसका मेन मोटो था कि मुझे फास्ट जहाज़ बनाना है। जब भी विमान को गति के लिए बनाया जाता है जी तो इसके विंग्स जो आप देख रहे हैं, डैने जी जिसे आप पंख सामान्य भाषा में हम जानते हैं, इनकी मोटाई कम होती है। जी हाँ। और मोटाई कम होने का कारण यह है जी। ताकि वो हवा के साथ कम घर्षण पैदा करे। कम घर्षण होने की वजह से जहाज की रफ्तार ज़्यादा रहती है। फ्लिप साइड क्या है, इसका विपरीत प्रभाव क्या है कि ये विमान जब गति कम हो तो कंट्रोल हवा को काट नहीं सकता कहीं और तो उठ नहीं सकता। कंट्रोल से बाहर हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये विमान को सुरक्षित रूप से, जो इनको उड़ाने के लिए सुरक्षित गति है, इंडिकेटेड एयर स्पीड, वो आपको हमेशा उसका Maintain ध्यान करना रखना है। इन सारी चीज़ों में जो हम पहले बात कर चुके जी। हैं, लो विजिबिलिटी, टेबल टॉप, एक दफ़े गो राउंड करना, इस दौरान क्या उनसे हवा जितनी आवश्यक गति थी वो बनाए रखने में चूक हुई और ये परिणाम स्वरूप दुर्घटना हुई। ये जैसा मैंने आपसे कहा कि ये एक्सीडेंट होने के बाद ही पता लगेगा, लेकिन लियर जेट की ये पिक्यूलरिटी, ये आपके दर्शकों को बताना आवश्यक है कि इस जहाज़ को स्लो स्पीड के ऊपर एक्सीडेंट होने की संभावना बनिस्बत ज़्यादा है और विमानों के। सर इसमें एक और बात आ रही है, जैसे अभी अपन ने बात की कि जब वो उसकी स्पीड कम हो गई, जब उन्होंने कहा कि भाई मुझे रनवे दिख रहा है, लैंड का उन्होंने कोई कंफर्मेशन दिया नहीं, तो ये पॉसिबिलिटी लगती है कि शायद वो जब ज़्यादा नीचे आ गए, स्पीड तो कम हो, नेचुरली स्पीड कम हो ही जाती है जब लैंड करते हैं हम, और काफ़ी करीब का मामला है रनवे के, तो क्या लगता है कि स्पीड कम होने की वजह से, जो आप जैसा आपने बताया टेक्निकली जो उसमें पंख उसके हल्के होते हैं, तो वापस जो है अगर उनको जैसे उनको लगा कि यार मैं गलत जगह लैंड कर रहा हूँ, तो उन्होंने टर्न लिया और वो फिर वो झुक गया और झुकने के बाद वापस वो उसका मतलब उस हवा को काट नहीं पाया और वो उठ नहीं पाया। ये और ग्रेविटी फोर्स भी होता है तो ज़मीन अपनी ओर खींचती है उसको जब ऐसी स्थिति बनती है, तो ये कितना लगता है आपको इसमें? तो इसमें हम पहले ये समझ लें कि लैंडिंग के लिए आपको क्या आवश्यक है। जी हाँ। लैंडिंग के लिए जहाज़ को मिनिमम स्पीड कंसिस्टेंट विद सेफ्टी, जी
कम से कम रफ्तार, लेकिन उतनी रफ्तार जो विमान को हवा में रखे। यानी विमान की गति तो कम है, लेकिन उतनी पर्याप्त है कि अभी जहाज सुरक्षित रूप से हवा में रहेगा। कब तक? जब तक कि वो ज़मीन के नज़दीक ना पहुंच जाए। और फिर अगर वो रफ्तार ज़मीन पे उतरने के बाद भी ज़्यादा रहे तो फिर लैंडिंग हो नहीं पाएगी। इसका मतलब इक्वेशन ये हुई कि आप विमान की रफ्तार कम लगातार उतनी कम करते हैं जो विमान को सुरक्षित उतारने के लिए आवश्यक हो। यहाँ एक तथ्य हम लोग पहले मैं कहना भूल गया कि जब भी विमान को आप मोड़ते हो जी, जब आप स्ट्रेट एंड लेवल फ्लाई कर रहे हो और जब जहाज को मोड़ते हो ये तब उसकी रफ्तार आपको बढ़ानी पड़ती है। जैसा आपने बताया गुरुत्वाकर्षण के कारण कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति जहाज को अपनी तरफ नीचे खींचती है। जी, और जो पार है, जो थ्रस्ट अवेलेबल है, उसका एक हिस्सा जो है वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति को काउंटर करने के लिए आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए यदि स्ट्रेट एंड लेवल आप उड़ रहे हो जी, और विमान की रफ्तार 100 किलोमीटर पर आवर है और आपने अगर जहाज को 30 डिग्री या 45 डिग्री बैंक बढ़ाया है तो अब रफ्तार आपको 115 या 120 या 130 करनी पड़ेगी। ये प्रशिक्षण में सिखाया जाता है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि उनको जानकारी में नहीं रही होगी, लेकिन जो परिस्थितियाँ थीं उस समय और उस समय ऐसा उनके साथ हो गया हो, इसको हम अमान्य नहीं कर सकते। क्या अपन एक ये मान सकते हैं कि मतलब टेक्निकली भी कुछ खामी हो सकती है कि जब वो स्पीड कम हो गई, टर्न हो गया, टर्न होने के बाद वापस वो उठ ही नहीं पाया, या एक इंजन फेल हो गया, दूसरा इंजन उसको स्टार्ट नहीं हो पाया या चल नहीं पाया, या उसको उतना थ्रस्ट नहीं मिल पाया जैसा भी आपने बताया आपकी भाषा में, तो ये भी एक आशंका हो सकती है कि भाई उसने सपोर्ट ही नहीं किया सिस्टम ने उसको। और वो उसमें एक और बड़ी अच्छी बात निकल के मतलब आई कि लास्ट पे जब जो वो रिकॉर्ड हुई है वॉइस उसमें वो जो शांभवी पाठक को पायलट है, सुमित कपूर तो मेन पायलट थे उसके, लेकिन जो को पायलट है उसकी 2 या 3 वॉइस रिकॉर्ड हुई है, ओ शिट ऐसा करके। अब ये जो आप कॉन्वर्जेशन बता रहे हैं ये कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में ही ऐसा बताया गया। ये अभी कोई इसका ऑथेंटिक नहीं है, पर जो अभी तक की जो जानकारियाँ निकल के आई है उसमें एक ये निकल के आया है। तो मैं वही उसको आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगर ऐसा है तो ये बात कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हुई होगी। जी हाँ। और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में क्या क्या रिकॉर्ड हुआ ये पब्लिक डोमेन में आ गई है। ये मुझे नहीं समझता कि इस समय संभव है। दूसरा प्रश्न था आपका कि जहाज का इंजन फेल हो गया, इसके बारे में भी अभी इस समय कहना बहुत जल्दबाजी होगी, पर सामान्यतः विमानों के इंजन बहुत ही सुरक्षित डिज़ाइन होते हैं और जो विमान लगातार उड़ रहा है और अभी तक उसने गो राउंड यहाँ पर इसलिए महत्वपूर्ण है कि उस समय इंजन्स मैक्सिमम पावर पे काम कर रहे होते हैं। तीसरा आपने कहा कि रफ्तार कम है, तो रफ्तार कम का मैंने आपको बताया कि रफ्तार कम आप लगातार करते हो ताकि सुरक्षित जहाज़ को उतारा जा सके, लेकिन वो रफ्तार इतनी कम नहीं होती कि विमान असुरक्षित रूप से होकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाए। यहाँ कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर क्या है कि अगर रफ्तार कम करने के लिए जी, क्योंकि आप लैंडिंग के लिए आ रहे थे, जी हाँ, यदि तो विमान सीध में होता, उदाहरण के लिए अगर विजिबिलिटी बहुत अच्छी होती जी, और विमान 3 या 4 किलोमीटर दूर से या 3 किलोमीटर दूर से रनवे की सीध में होता जी, तब उसको वही रफ्तार बनाए रखनी थी। लेकिन यहाँ चूंकि विजिबिलिटी कम थी, उस सीमित दृश्य में पायलट ये प्रयास कर रहे थे कि मैं रनवे को देख के उसमें उतार सकूं, तो विमान को बैंक करना, उसकी मोड़ना, जो आपने भी अपनी बात में बताया कि उल्टे हाथ की तरफ विमान का झुकाव था, उस समय रफ्तार कम हुई और परिणाम स्वरूप ये दुर्घटना हुई। इसको ये संभावना है। नहीं, पर इसमें मेरा एक छोटा सा और एक जिज्ञासा मेरी थी, एक प्रश्न था मेरा कि जैसे आपने बताया कि जब टर्न लिया उसने तो स्पीड तो नेचुरली कम हो गई उसकी। अब हो सकता है कि वीवीआईपी के प्रेशर में पायलट ये एसेस करना भूल गए कि वो स्पीड मेंटेन करना भी है, या क्योंकि अगर वो उन्होंने फिर वापस जब देखा कि नहीं उतर रहे हैं तो उन्होंने कोशिश तो पूरी करी है
कि और उसी में वो मतलब हादसा हुआ वो, क्योंकि टर्न ले नहीं पाए और विमान उठाना चाह रहे थे, उठ ही नहीं पाया वो, क्योंकि वो रनवे उनको दिखा नहीं बराबर। पहली बार गो राउंड करने के बाद में दूसरी अप्रोच और लैंडिंग में संभवतः 5 या 6 मिनट का समय लगा है। और इस समय जहाज गो राउंड करके ऊपर गया, लेफ्ट टर्न करके विपरीत दिशा में आया, फिर उसने मोड़ा। तो इस 4-5 मिनट के अंदर वीआईपी का अंदर आका और पायलट इन कमांड को बोलना ये लगभग असंभव सी स्थिति है। सर दो बातें और निकल के आ रही हैं कि एक तो जो है बताते हैं कि एट द 11th आवर सुमित कपूर को एज ए पायलट इस जहाज पे भेजा गया, मतलब स्टैंड बाई के रूप में भेजा गया, किसी और पायलट को जाना था और इनको भेजा गया। एक बात तो ये निकल के आ रही है। दूसरी बात जो है ये हो रही है कि मतलब इसमें वापसी जो मतलब बॉम्बे से बारामती गया और बारामती से वापस आने के लिए क्या मतलब वहाँ पे फ्यूल लेने की कोई गुंजाइश है बारामती में, या फिर फ्यूल इतना ज़्यादा ले गया वो कि उसका भी एक लोड हो सकता है कि ज़्यादा फ्यूल ले गया तो वो लोड ज़्यादा हो गया तो वो जब झुका और उठ ही नहीं पाया। फिर क्या क्या लगती है आशंका आपको इसमें कि फ्यूल भी एक वजह हो सकती है क्या इसमें, और पायलट हो सकता है कि पायलट स्ट्रेस में आया हो, पायलट को जो है किसमें उसको जाना नहीं था, ये भी जानकारी नहीं निकल के आई है। कपूर साहब को एंड टाइम पे बुलाया गया, ये ऐसा जानकारी आ रही है। यदि ऐसा है भी तो वो उन्होंने जो भी किसी भी उड़ान से जाने से पहले जो भी मानदंड है, जी हाँ, ब्रेथ एनालाइजर कराना, यह खुद तय करना कि मैं उड़ान को सुरक्षित रूप से संचालित करने के लिए काबिल हूँ, मैं यानी मैं थका हुआ तो नहीं हूँ, यह एक डिसिप्लिन पायलट में अपने आप रहता है। आप नियमों के हिसाब से तो वो बांधता है, पर इन नियमों में वो अपने आप को खुद भी बांधता है। दूसरा प्रश्न ये है कि क्या विमान में इतना ज़्यादा फ्यूल था कि उस वजह से दुर्घटना हुई। विमान में जब भी आप फ्यूल लेके जाते हो तो वो गणना आपके जहाज़ के ऑल ऑफ वेट के रूप में दर्शित होती है, और जहाज़ का जो ऑल ऑफ वेट होता है उसके हिसाब से लैंडिंग स्पीड कैलकुलेट की जाती है। यानी एक ही विमान की 2 उड़ानों में जो लैंडिंग स्पीड्स होंगी वो अलग अलग हो सकती हैं, उसका वेट कितना है जी। तो यह कहना कि जहाज़ में वज़न ज़्यादा था इस वजह से दुर्घटना हुई, वो कारण नहीं है, क्योंकि जहाज़ के वज़न के हिसाब से ही स्पीड्स की गणना हर बार हर अप्रोच पे और हर फ्लाइट के लिए की जाती है। सर अभी एक बात और निकल के आई कि अभी आपने देखा होगा इंडिगो की बहुत सारी फ्लाइट जो है वो ग्राउंड हो गई थी, और उसमें एक बहुत बड़ा कारण निकल के आया है कि जो उन्होंने बहुत सारे स्लॉट ले लिए थे और पायलटों को जो है उन्होंने पायलट उनके पास संख्या इतनी थी नहीं, और जिस तरह अपन देख रहे हैं कि पायलट पे एक प्रेशर ज़्यादा है, जैसे प्राइवेट सेक्टर आने के बाद, या अपन जैसे मान लें कि एक तो इंडस्ट्री हो गई एविएशन इंडस्ट्री, और जिसमें मतलब जो एविएशन कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, दूसरी ओर जनरल की बात करें अपन तो जनरल जो जैसे ये प्राइवेट जेट था ये जिस कंपनी का, तो क्या इसमें ये हो सकता है कि पायलटों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हो ये लोग कंपनी वाले। देखिए एक तो वीवीआईपी का प्रेशर हो गया, एक कंपनी जो है उन्होंने कहा नहीं यार आपको तो जैसे जाना ही है। जैसे अपन एक एग्जांपल के तौर पे कह सकते हैं कि जैसे प्राइवेट जो अपने टैक्सी ऑपरेटर्स हैं, अपन भी हमने भी कई बार देखा, आपने भी देखा होगा कई बार जो अपने बुलाते हैं प्राइवेट टैक्सी, तो मालूम पड़ा कि वो साहब इंदौर से रात भर चल के आया, सुबह अपनी ड्यूटी में आ गया। तो ऐसी स्थितियाँ भी कई बार देखने को मिली हैं। तो क्या लगता है कि जो पायलट है उनके साथ कितना जस्टिस हो रहा है इस तरह से? तो पहले इंडिगो वाली बात जो आपने कही उसमें यह बात सामने आई, पायलट यूनियन ने भी कहा और बाद में हाई कोर्ट के माध्यम से तय किया कि जो फ्लाइट ड्यूटी टाइमिंग लिमिटेशन है जी हाँ, वो बढ़ाए जाए, और बढ़ाने के लिए का मतलब ये हुआ कि अब उसी काम को करने के लिए जी हाँ, ज़्यादा पायलट्स की आवश्यकता होगी। इंडिगो के पास पर्याप्त मात्रा में पायलट्स नहीं थे, और उन्होंने उस नियम को जो कि डीजी से द्वारा काफ़ी पहले बता दिया गया था, जी जी, उसके हिसाब से अपने पायलट्स की भर्ती नहीं की, जिस वजह से वो क्राइसिस पिछले महीने देखने में आई। रही बात कि पायलट्स को फ़्लाइट ड्यूटी टाइम के ऊपर दबाव झेलना पड़ता है, तो उसकी संभावना इस वजह से नहीं है कि जब आप किसी भी फ़्लाइट के लिए आते हो तो फ़्लाइट पर आने से पहले ब्रेथ एनालाइज़र करना होता है, और ब्रेथ एनालाइज़र की रिपोर्ट
फ्लाइट से पहले आवश्यक है और उसका समय निश्चित है। यानी आपने उड़ान के लिए किस समय ड्यूटी पर रिपोर्ट किया, ये स्थापित हो गया। उड़ान के लिए 10 घंटे ड्यूटी फ्लाइट टाइम, फ्लाइंग टाइम और 12 घंटे फ्लाइट ड्यूटी टाइम, जी उसी के हिसाब से ऑटोमेटिकली एस्टेब्लिश हो गया। उदाहरण के लिए यदि कोई पायलट ने 8 बजे सुबह बीए किया है जी तो 8 और 10 18 यानी शाम के 6 बजे जी तक वो फ्लाइंग कर सकता है और 12 घंटे यानी 8 बजे तक वो ड्यूटी कर सकता है। यानी 8 से 8 तक ड्यूटी और 8 से लेके 6 बजे तक फ्लाइंग। तो चूंकि ये सारे रिकॉर्ड सुरक्षित है और ऑपरेटर के पास नहीं रहते, तो इसलिए पायलट्स को फ्लाइट ड्यूटी के लिए एक्स्ट्रा काम करा पाना जो है वो संभव नहीं है। अच्छा सर, एक बात और हो रही है, या एक प्रश्न और मेरे दिमाग में भी आ रहा है और मैंने भी कई बार देखा है कि देखने में हमेशा ये आया है कि जो जनरल फ्लाइंग कंपनियां हैं जिस तरह की हैं, जी जो उनके अलावा जो जैसे इंडिगो हो गई, एयर इंडिया हो गई, इनके अलावा जो इस तरह की कंपनियां हैं या जो प्राइवेट जेट चलते हैं, एक्सीडेंट इनके ज़्यादा क्यों होते हैं? क्या कोई मेंटेनेंस को लेकर कोई बात है, या कोई पायलटों को, जैसे आपने कहा कि भाई उनकी जांच पड़ताल की जाती है, पर स्ट्रेस मैनेजमेंट का, स्ट्रेस मापने का तो कोई तरीका है नहीं कि मैं अगर रात भर नहीं सोया सपोज करिए, तो इसको जांचने का क्या तरीका है? तो ये बात आपका कहना सही है कि जो एयरलाइन है और जो जनरल एविएशन है, एयरलाइन जैसा कि आप सब जानते हो, जनरल एविएशन में प्रशिक्षण विमान, निजी विमान, जी चार्टर कंपनियों के विमान, यहाँ पर एक्सीडेंट रेट जो है वो लगभग 2 से 3 गुने ज़्यादा है। तो प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्यों है। उसका एक ही उत्तर है कि ओवरसाइट जो एयरलाइन में है वो ज़्यादा है। जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है वो समय समय पे जांचे जाते हैं। को पायलट को इस प्रकार की आज़ादी है कि यदि किसी प्रकार की नियमों में उल्लंघन किया गया है, को पायलट इसलिए क्योंकि वो हायरार्की में नीचे है, वो भी उसको रेखांकित कर सकता है। ऑपरेटर के ऊपर ये जिम्मेदारी इसलिए भी है कि यदि उसकी एयरलाइन में दुर्घटनाओं की संख्या बढ़े तो यात्रियों पे उसका विपरीत प्रभाव, और कमर्शियल रीजंस में देखें तो इंश्योरेंस कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। रही बात निजी ऑपरेटर्स की, तो उसके अंदर इन्हीं कारणों की वजह से एक्सीडेंट रेट जो है वो ज़्यादा पाए जाते हैं। सर, इसमें आपने बड़ा अच्छा एक जिक्र किया को पायलट का। तो जैसे अभी अपन बारामती की बात कर रहे थे, तो बारामती में जब ये अपने पायलट सुमित कपूर थे, उनके साथ एक यंग लेडी पायलट थी शांभवी पाठक। तो विजिबिलिटी के मामले में हम थोड़ा मान सकते हैं, चलो भाई सुमित कपूर को शायद रनवे प्रॉपर न दिखा हुआ है ना, लेकिन साथ में को पायलट भी थी, तो क्या उनसे भी कोई गफलत हो सकती है? दरअसल जो स्थापित मानदंड है वो ये है कि कॉकपिट में पायलट इन कमांड और को पायलट, उन दोनों के बीच का ग्रेडियंट जी वो लगभग ऐसा हो। यदि ये पायलट इन कमांड है और को पायलट ये है तो ये एक एक्सेप्टेड ग्रेडियंट है। पर को पायलट यहाँ है और कैप्टन यहाँ है तो ये ग्रेडियंट स्टीप हो गया। जी और अगर ये लगभग समानांतर है तो भी ये फ्लाइट सेफ्टी के लिए ठीक नहीं है। कारण बड़ा सिंपल है कि यदि ग्रेडियंट ज़्यादा है तो को पायलट किसी दुर्घटना को या किसी आशंका को निर्बाध रूप से व्यक्त करने में अपने आप को सहज नहीं पाता, असहज महसूस करता है, ये कह सकते हैं। असहज महसूस करता है, क्योंकि वो जो कैप्टन है वो या जो उसका सीनियर है वो इतना वरिष्ठ है कि जो ऑब्वियस है उसको भी कह पाना मुश्किल है। और यदि दोनों ही समानांतर है तो कौन किसकी बात मानेगा, मेरी साड़ी तेरी साड़ी से सफ़ेद क्यों। और इन चीज़ों का ख्याल एयरलाइन में तो निश्चित रूप से रखा जाता है। डीजीसीए ने जनरल एविएशन के लिए इस प्रकार के कोई मानदंड बनाए नहीं। सर, चलते चलते आपसे आखिरी सवाल ये पूछें कि आपने तो 2.5 दशक तक जो है, मतलब दुर्गम इलाकों में जो है, बहुत जितने भी मध्य प्रदेश के महारथी हैं, जितने भी यहाँ मुख्यमंत्री रहे, बड़े बड़े नेता रहे, माधवराव सिंधिया हों, विद्याचरण शुक्ल हों, श्यामाचरण शुक्ल हों, अर्जुन सिंह, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, ऐसा कोई मेरे ख्याल से कोई शख्सियत नहीं होगी मध्य प्रदेश की, कोई कद्दावर नेता नहीं होगा जिसको
सर ने जो है गंतव्य तक ना पहुंचाया या गंतव्य से घर तक ना पहुंचाया, दुर्गम इलाकों तक में आप ले गए। तो कोई इंसिडेंट आपके जीवन का इस तरह से कोई जुड़ा कि जिसमें आपको भी कहीं दृष्टता की प्रॉब्लम आई हो, देखने की विजिबिलिटी कम हुई हो, और कहीं टेबल टॉप टाइप, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक पचमढ़ी का वाक़या है, ऐसे कोई, या कहीं देश में, आप तो पूरे देश में गए हैं, तो कहीं ऐसी कोई घटना हुई हो या आपके याददाश्त में हो कोई? देखिए, विमान उड़ाते समय मौसम एक आपका स्थायी साथी होता है, और जिन परिस्थितियों का आपने जिक्र किया वो निश्चित तौर पे देखी गई थी, पर डिसिप्लिन अगर आप रखते हैं तो वो परिस्थितियों से आप पार पा सकते हो, और यदि डिसिप्लिन खो जाता है तो फिर हम इस प्रकार की दुर्घटनाएं देखते हैं। उदाहरण के तौर पे जिन लोगों ने अपने शरीर का ख्याल रखा है, फिटनेस की बात करें वो फिटनेस की बात, तो वो लंबे समय तक, शरीर वही है, ईश्वर ने सबको वही दिया है, तो अगर वो डिसिप्लिन रखे तो आदमी उसी शरीर से लंबे समय तक रह सकता है। रही बात कि मध्य प्रदेश में रहते हुए इन परिस्थितियों से दो चार होना तो लगभग सामान्य प्रक्रिया थी, पर वो शायद हमारे जो सीनियर्स थे उन्होंने जो सिखाया, और एविएशन डिसिप्लिन जो कि एक तरीके से आदत हो गई थी, उसकी वजह से आज आपसे बात कर रहे हैं। जैसे अपन ये कहें कि जो सेफ्टी के नॉर्म्स हैं या सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स हैं कह लें अपन, तो उनको गीता बाइबल मानना चाहिए, या जो हमारे जो नए यंग जनरेशन हमारी जो पायलट के क्षेत्र में आ रही है या पायलट आ चुके हैं, उनके लिए थोड़ा सा आप एक बताइए कि उनको क्या सावधानी बरतना चाहिए ऐसी परिस्थिति में। उनके भी जीवन में कई बार वीवीआईपी आएंगे, उनके जीवन में भी इस तरह के वाक़ये हो सकते हैं, विजिबिलिटी को लेकर के, टेबल टॉप रनवे को लेकर के, तो उनके लिए कोई एक मैसेज आप देना चाहेंगे कि भाई क्या सावधानी बरतें, दबाव में न आए, जो अपने सेफ्टी के नॉर्म्स हैं या स्टैंडर्ड्स हैं उनको जो है गीता बाइबल माने? क्या आप इसको मैसेज देना चाहेंगे? ये बहुत इम्पोर्टेंट और बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। तो यदि हम भूत में जाएं तो पहली बार विमान 1903-1904 में ऑरविल राइट ने उड़ाया था। तो जब पहला विमान उड़ा तब नियम कौन से थे, उसका उत्तर है कोई नियम नहीं थे। आज जो नियम है उसकी किताब काफ़ी मोटी है। तो जो नियम हमें शाही के रूप में लिखे हुए दिखते हैं वो लगभग हर नियम खून से लिखा गया है। क्या बात है। तो मैं कहना केवल ये चाहता हूँ कि जो भी नियम है उन नियमों को अक्षरशः पालन करें, और फ्लाइंग में एविएशन के अंदर पायलट का जो पेशा है वो आपको आपकी रोजी रोटी तो देता है, पर मूल रूप से आपको जहाज में, आकाश में उड़ना अच्छा लगता है। मैं कहना जा रहा हूँ कि ये आप पैसे के लिए फ्लाइंग में नहीं आते, आप उड़ने के लिए फ्लाइंग में आते हो। तो जब तक वो जज्बा आपके पास है तो जज्बे के साथ में आपके साथ आप में अनुशासन भी आएगा, और उसके साथ में जो उससे जुड़े हुए नियम उनकी पालना है वो भी आएगा। तो अगर आप उस बात का ध्यान रखें, जो भी आज और भविष्य में इस पेशे में लोग हैं इसका ध्यान रखें, तो हम लोग सुरक्षित उड़ाने और ऐसी परिस्थितियों से दो चार ना होंगे। ये जो बारामती का हादसा है, इससे नई जनरेशन को जो पायलट के क्षेत्र में आ गई है या आने वाली है, क्या उनको क्या सबक लेना चाहिए? कि क्या उनको वीवीआईपी को ना कहना सीखना चाहिए, न कहने का दम होना चाहिए, या उन्हें जैसे गो अराउंड कहा है तो उन्हें सेकंड ऑप्शन पे जाना चाहिए कि भाई नियरेस्ट कौन सा एयरपोर्ट है जहाँ सुरक्षित लैंडिंग हो सकती है? क्या आप संदेश देना चाहेंगे इनको? देखिए, सेफ्टी कल्चर जो है वो तो ऑपरेटर भी के ऊपर भी डिपेंड करता है। यदि हम इसको देखें कि कई घरों में बच्चों को इस बात की आज़ादी होती है कि वो अपनी बात को स्पष्ट तौर पे कह सके, उसको उनके विपरीत नहीं लिया जाता, और जहाँ ऐसे नहीं है तो वहाँ का वातावरण के बारे में मैं और आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो चूंकि यहाँ पर जो रीज़न है एविएशन के अंदर कमर्शियल है, हानि लाभ से जुड़े हुए हैं, हो सकता है एक बार ना कहना आदमी को विपरीत जाए, पर वो आदमी को जीवित रखे। वही मेरा कहना है कि भाई ना कहना सीखे, प्रेशर ना लें वीवीआईपी का, ये भूल जाएं कि आपके जहाज में यात्रा कौन कर रहा है, आप ये भूल जाएं कि भाई आप
आपके भरोसे आपका जीवन तो है ही, आपके भरोसे 5 लोगों का और जीवन है, तो उनको क्या मतलब जैसे टेंशन ना लें उस बात का कि वीआईपी है, तो क्या थोड़ा सा इसको थोड़ा सा एलिब्रेट कर दीजिए जरा। नियमों का पालन करें, यानी कि आप समय पे सोएं, आराम करें। जिन चीज़ों को आपका इस्तेमाल करना है उसके बारे में अच्छी तरीके से जानकारी हो, और ये जानकारी सतत रूप से हो। एक दफ़े आपने पढ़ लिया और उसके बाद छोड़ दिया। ये पेशा भी लगभग किसी एक अच्छे डॉक्टर जी हाँ। या इंजीनियर जैसा, वकील जैसा है, जो कि लगातार उसको पढ़ता रहेगा, तो जो आज और जो बाजार में आने वाली चीज़ें हैं उससे अवगत रहेगा। तीसरा, ना कहने वाली बात जो है वो ना केवल सामने वाले और अपने दोनों के हित के लिए है। ये किसी ईगो का या मुझे ना कहना है इस वजह से कही जाने वाली बात नहीं है। सर, हम आपसे एक रिक्वेस्ट थी मेरी, अगर आप एक इंसिडेंट जो आपने बहुत बड़े मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव के बेटे जब फ्लाइंग कर रहे थे यहाँ पे फ्लाइंग क्लब में, और वो उनका जहाज़ रास्ता भटक गया था और पूरी सरकार में जो हल्का मच गया था, मैं भी वहाँ पे जब पहुँचा था एयरपोर्ट पे, तो किस सूझबूझ के साथ आपने उसको वापस लेकर के आए, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ज़रूर सुनाइए। वो कई लोगों के लिए लेसन भी होगा और एक लर्निंग भी होगी। तो जिस घटना की बात आप कर रहे हैं, हम लोगों को शासकीय विमान से 2 माननीय मंत्रियों को लेकर इंदौर जाना था, और जब मैं एयरपोर्ट के पास जो रेलवे क्रॉसिंग है वहाँ पहुँचा जी। तो तत्कालीन मुख्य सचिव जी का फ़ोन आया कि मेरा लड़का जो है उसका विमान मिल नहीं रहा है। तो मिल नहीं रहा है से ही मैं समझ गया था कि विमान जो है वो भटक गया रास्ते एयर ट्रैफिक कंट्रोल की बाहर। कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। जी हाँ। तो एयरपोर्ट पहुंच के आनंद फानंद मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं कोई ट्रेंड रेस्क्यू पायलट नहीं हूँ, नहीं, और ना ही मेरे के पास उस समय सूझबूझ से ही आपने वो एक निर्णय लिया और उसको सकुशल ले आए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और पूरा हम लोगों ने नज़ारा देखा है वो। तो विमान लेके ऊपर गया। ऊपर जाने से ये हुआ कि मेरी बातचीत उस विमान में जो उनका लड़का उड़ा रहा था उससे संपर्क स्थापित हुआ। विमान में इस प्रकार के उपकरण लगे हैं जो आपको सही उपयोग करने से वापस एयरपोर्ट की तरफ ले आते हैं। जी हाँ। मैंने केवल उसको उस उपकरण के उपयोग का तरीका बताया। इस बीच में पुलिस कंट्रोल से पता लगा कि विमान जो है वो भोपाल के पश्चिम पूर्व इलाके में है। तो जो जगह बताई गई थी वहाँ तक गया मैं, लेकिन उसकी रफ्तार और शासकीय विमान जिसको मैं उड़ा रहा था उसमें लगभग दुगने का फ़र्क था। तो थोड़ी देर के बाद में उसने बताया कि मैं भोपाल एयरपोर्ट के ऊपर हूँ। तो मैंने उससे पूछा कि आप उतर सकते हो? तो बोले हाँ मैं उतर सकता हूँ। यद्यपि ये सब होने के पहले वो लगातार कह रहा था कि जहाज़ के अंदर फ्यूल ख़त्म हो गया है, क्योंकि उस तरीके की इंडिकेशन उसको फ्यूल पैनल पे दिख रही थी। ईश्वर की कृपा थी कि जब वो विमान भोपाल एयरपोर्ट के बिल्कुल ऊपर था और उसने जहाज़ को उतारने की प्रक्रिया शुरू की, और तभी बीच में उसका इंजन बंद हो गया। लेकिन उसने भी बड़ी सूझबूझ दिखाई। उस सीमित अनुभव के बाद भी वो विमान उतारा, उसने सुरक्षित रूप से उतारा, और आज एक प्रतिष्ठित एयरलाइन में पायलट इन कमांड के तौर पे अपनी सेवाएं दे रहे। सर धन्यवाद बहुत बहुत, आप हमारे आग्रह पर हमारे स्टूडियो में पधारे और हमारे दर्शकों को आपने बहुत ही उपयोगी जानकारी दी और इस बारामती हादसे के बारे में काफ़ी विस्तार से बताया। मैं उम्मीद करता हूं कि इस आपके जो सुझाव हैं, आपकी जो चर्चा जो सुन रहे होंगे हमारे दर्शक, उन्हें इससे प्रेरणा भी मिलेगी, उनसे सबक भी मिलेगा और उन्हें काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो आप हम हमारे स्टूडियो पधारे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी देखते रहिए TV 27 न्यूज़। नमस्कार।